हेलो गाइस, वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। हमने पिछले ट्यूटोरियल में अपने सी के ऑपरेटर्स को कंप्लीट किया था, तो हम इस ट्यूटोरियल में आपके लिए सी के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एस्केप सीक्वेंस एंड कमेंट्स, ये छोटे-छोटे टॉपिक हैं, इसलिए हमने इनको एक में ही कंबाइन कर लिया है। ये छोटे-छोटे टॉपिक्स तो हैं गाइस, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे सी के लिए, क्योंकि आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इनको डेली कहीं न कहीं एनकाउंटर करेंगे, बिना इसके आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते हैं। कमेंट्स के बारे में हम ध्यान दें तो कमेंट्स जब तक आप कोड में नहीं ऐड करेंगे तो आप खुद कोड कई दिनों के बाद अगर आपका खुद का ही कोड देख रहे होंगे तो आप भूल जाएँगे कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों परफ़ॉर्म करवाई थी। तो उसके लिए हमारे लिए कमेंट्स भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। सो गाइज़, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के बाद हम आपके लिए एमसीक्यूज़ का वीडियो लेके आएँगे, जिसमें हमने अभी तक जितने भी अ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं सी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज़ प्रेज़ेंट करेंगे, आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे। साथ में अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उस इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आए हुए थे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हमने हमारे वीडियोज़ में, हमारे ट्यूटोरियल्स में वो टॉपिक कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। ओके गाइज़, सो क्विकली स्टार्टिंग टुडेज़ टॉपिक, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एक्चुअली हमने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जब भी हम प्रिंटफ के अंदर कुछ डेटा प्रिंट करते हैं, तो वो डेटा किस टाइप का है, हमें ये कंपाइलर को बताना पड़ता है, नहीं तो कंपाइलर कन्फ्यूज़ होकर के अपने हिसाब से कुछ भी वहाँ पे उल्टा या सीधा प्रिंट करवा सकता है। अगर मुझे एक इंटीजर प्रिंट कराना है, देन मुझे उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इंटीजर की जगह कैरेक्टर का स्पेसिफायर यूज़ कर दूँ और इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाने लगूँ, तो हो सकता है वो गलत वैल्यू प्रिंट करे। एंड सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, अगर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ, तो वो मेरा कुछ अ, गलत वैल्यू प्रिंट करेगा। तो गाइज़, यहाँ पे हमने इस स्लाइड में आपको यही बताया हुआ है कि जब भी आप वेरिएबल की वैल्यूज़ को बनाते हैं या फिर वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, तो हम जब कंपाइलर में किसी भी अगली लाइन में वैल्यू स्टोर करने के बाद उसको फेच करके प्रिंट करने का ट्राई करेंगे, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्डेडली उठा कर के नहीं प्रिंट करवा सकते हैं। आपको वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना ही पड़ेगा, तभी आपकी प्रिंटफ कमांड को पता चलता है कि मुझे किस टाइप का डेटा प्रिंट करना है। मतलब जो डेटा मैं मेमोरी से रीड करके यूज़र को अभी दिखाने वाला हूँ, वो किस टाइप का डेटा है, नहीं तो वहाँ पे वो कन्वर्ट होकर के दूसरे फॉर्मेट में चला जाएगा एंड वहाँ पे वो उल्टा या सीधा एंड जो हमें एक्सपेक्टेड है वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारे सी में होते हैं, ये परसेंटेज ऑपरेटर के साथ शुरू होते हैं, इन्हें हम ऑपरेटर ही कंसीडर करते हैं। बट दीज आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जब भी हमारे कोई ऑपरेटर आपको दिख जाएं जो कि परसेंटेज के साथ लगे हुए हैं, तो वो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। सो गाइस, हमारे सी के अंदर ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जिनको हमने अभी तक हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा हुआ है। परसेंटेज डी जो कि हम अपने इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। परसेंटेज एफ जो कि हम फ्लोट वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाते टाइम उसको परसेंट डी लिख देंगे तो वो डेसिमल प्लेसेस को खा जाएगा एंड खाली आपको मेन डेसिमल इंटीजर वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना होता है तो आपको वहाँ पे परसेंटेज एफ यूज़ करना पड़ेगा। देन अगर हम परसेंटेज सी की बात करें तो ये आपको कैरेक्टर प्रिंट करवा के देगा। सो गाइज, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मोस्टली 6 टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो कि हमको सी प्रोवाइड कराता है। परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, परसेंटेज यू, परसेंटेज एल डी। सो गाइज, हमने ऊपर के चारों तो अभी तक हमारे प्रोग्राम्स में देख लिए हैं एंड हमने ये भी बताया था कि जो स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप ये पास नहीं भी करेंगे एंड वहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा देंगे तो उसको वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करके आपको आउटपुट दे देता है। परसेंटेज यू और एलडी आपके लिए नया है इस स्लाइड में। अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे देखिए अनसाइंड इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब मुझे वहाँ पे बताना है कि ये जो मैं इंटीजर प्रिंट कर रहा हूँ ये अनसाइंड टाइप का है, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है, तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली परसेंटेज यू बताना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको वहाँ पे लॉन्ग इंट प्रिंट करवाना है जो कि इंटीजर की रेंज से बाहर के नंबर होते हैं, तो आपको वहाँ पे एलडी प्रिंट करवाना पड़ेगा। जब हम लॉन्ग
डेटा टाइप यूज़ कर रहे होंगे, तो आप हमेशा प्रिंटफ में एलडी ही प्रिंट करवाइए, क्योंकि अगर बाय चांस लॉन्ग आपने यूज़ किया है एंड उसके अंदर छोटा नंबर है, तब तो आपका परसेंटेज डी काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपके लॉन्ग में एक्चुअल में एक आपने बड़ा नंबर रखा हुआ है जो कि इंटीजर की रेंज के बाहर है, तो फिर आपका प्रिंटफ में अगर आपने परसेंटेज डी यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आपका वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इसको हम अभी प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिखाएंगे कि हम कैसे यूज़ किया हुआ है, और खैर आपने ये ऑलरेडी देखे भी हुए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा एस्केप सीक्वेंस इन सी। सो गाइज, एस्केप सीक्वेंस इन सी जो है, अगर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ चीज़ों को हमें एस्केप करने का काम करती हैं। तो गाइज, जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि हमें प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रिंट करवानी पड़ती हैं जो कि कंपाइलर को समझ में नहीं आती हैं इजीली। उसके लिए उन्होंने एस्केप सीक्वेंसेस डिज़ाइन की हुई हैं। ये एक्चुअली कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, या मोस्टली ज़्यादातर आपको ये 2 कैरेक्टर का ही सेट होता है, जो कि फॉरवर्ड स्लैश, जो कि सॉरी, ये हमारे बैक स्लैश के साथ यूज़ होता है, जो कि हमारा उल्टा स्लैश होता है, जिसको हम उल्टा स्लैश कंसीडर करते हैं। इसके आगे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी कि हम बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं। बैकस्लैश एन मतलब ये आपके लिए न्यू लाइन दे देता है। तो जब ये कंपाइलर के पास जब ये एस्केप सीक्वेंस पहुंचती है और कोड के अंदर उसको पता चलता है कि मैंने बैकस्लैश एन लिखा हुआ है, तो वो वहाँ पे बैकस्लैश एन को प्रिंट ना करके, उसके लिए जो हमने कंपाइलर के अंदर डेफिनेशन डाली हुई है कि जब भी आपको बैकस्लैश एन मिले तो वहाँ पे नया लाइन प्रिंट किया जाए, तो वो आपको नया लाइन प्रिंट करके दे देता है। ये भी हम आज के अभी ट्यूटोरियल में चेक करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। देन हमने यहाँ पे आपके लिए दिखाया हुआ है कि हमने यहाँ पे अगर बैकस्लैश एन यूज़ किया हुआ है, देन हम इसको कोड में देख सकते हैं। प्रिंटफ को हमने पास किया हुआ है गाइज, इसके लिए हमें अलग से प्रिंटफ में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज बनाने के लिए मैंने अभी इसको आपको अलग लाइन में डाल दिया है। अगर मैं इसको पहली वाली में भी डाल देता तब भी ये मेरा नया लाइन इंसर्ट कर देता। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो गाइज यहाँ पे देखिए, हेलो वर्ल्ड इन फर्स्ट लाइन जो कि मेरा प्रिंट हुआ है। अगर फिर मैं यहाँ पे न्यू लाइन मैंने कैरेक्टर पास किया हुआ है, इसको कंपाइल करके यहाँ पे एक ये लाइन ऐड करता है। मतलब जब भी न्यू लाइन आएगी यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो ब्लैंक लाइन ऐड करेगा, मतलब वो क्या करता है, इस करंट लाइन को ब्रेक कर देता है एंड न्यू लाइन स्टार्ट करता है। यही हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, और न्यू लाइन से हमें यही समझना चाहिए। देन printf कंटेंट इन न्यू लाइन, तो मैंने फिर ये प्रिंट करवाया है एंड आप देख सकते हैं कि ये मेरा न्यू लाइन में प्रिंट हुआ है। हम इसको अभी भी प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे एंड थोड़ा सा इसमें और R&D करेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार printf में ही जाके उसे लिखना पड़े। सो गाइज, सी के अंदर हमारे पास दिस बैकस्लैश एन के साथ साथ बैकस्लैश टी, बी, आर, एफ, ये सिंगल कोलन, डबल कोलन एंड सॉरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड हमारा बैक स्लैश अगर हमें प्रिंट करना है। तो गाइज, आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे सी की और एस्केप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो बैक स्लैश है, ये सी में आप कभी भी डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो हमारे डबल कोट्स होते हैं, जब भी हम कुछ कमेंट पास करते हैं तब भी हमें ये डबल कोट्स यूज करने होते हैं, तो ये भी आप एक्सप्लिसिटली कभी आउटपुट में प्रिंट नहीं करवा सकते। तो अगर आपको ये डबल कोट्स प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पे बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। फिर कंपाइलर जो है इस नेक्स्ट वैल्यू को क्या करेगा, आपका आउटपुट में कंसीडर करेगा, नहीं तो वो सी का कंपाइलर उसे इंटरनली कंपाइल करके इग्नोर कर देता है। ये हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में अभी देखेंगे। देन हमारा जो एक नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, ये आप क्या कह सकते हैं, कंसेप्ट है अपने सी में, एक नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर जो होता है वो बैक स्लैश जीरो के साथ डिफाइन किया जाता है गाइज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास स्ट्रिंग नाम का कोई अलग से एक्सप्लिसिट डेटा टाइप नहीं होता है। जब भी हमें स्ट्रिंग के ऊपर काम करना होता है या स्ट्रिंग बनानी होती है सी में, हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। तो एरे ऑफ कैरेक्टर जब भी हम लेंगे, तो आपको पता है कि जब हम एरे लेते हैं तो हमें उसका साइज डिफाइन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 साइज का एक एरे बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने 5 कैरेक्टर स्टोर करने के बाद मैंने कोई वैल्यू पास ही नहीं की है एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ वैल्यू को। तो अगर मेरे पास ये नल कैरेक्टर ना होता तो क्या होता गाइस, कि वो पूरे एरे के साइज तक इटरेट होता, पहले एक एक लूप, मतलब 10
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 तक वो पूरा चलता है। इंडेक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरा साइज़ 10 है, तो मेरे पास 10 इंडेक्सेस होंगे जो कि 0 से शुरू होंगे। अगर मेरा साइज़ 11 होता, तो मेरे पास 11 इंडेक्सेस होते जो कि 0 से 10 होते। तो आपको शायद इंडेक्सेस का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट पे एक अलग से ट्यूटोरियल रिलीज़ कर सकते हैं इन सब साइड टॉपिक्स के लिए कि एरे कैसे डिक्लेयर करना है या फिर कैसे यूज़ करना है एंड ऑल। सो गाइज़, अब हमें देखिए, हमने प्रोग्राम को ज़्यादा एफ़िशिएंट बनाने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे आने के बाद मेरी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है। भले मेरा साइज़ 10 है, लेकिन मेरी 5 के बाद मैंने स्ट्रिंग ख़त्म कर दी है। तो इसको मुझे कंपाइलर को बताने के लिए यहाँ पे नल कैरेक्टर डालना पड़ेगा। अगर मैं नल कैरेक्टर डाल दूँगा, तो सी के कंपाइलर में ये पहले से डिफाइंड है कि जब भी मुझे नल कैरेक्टर मिले, मतलब वहाँ पे वो स्ट्रिंग को ख़त्म स्ट्रिंग खत्म हो गई है, ऐसा वो मान के चले। सो गाइज़, यहाँ पे आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी आप नल कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग के साथ ऐड कर देंगे, वो स्ट्रिंग वहीं पे खत्म मानी जाती है एज़ पर कंपाइलर। ये आप लेफ्ट में देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको प्रोग्राम बताया हुआ है। एंड ये नल कैरेक्टर गाइज़ आप आपके दिमाग में स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर जहाँ पे भी आप कहीं एमसीक्यूज़ लेवल का एग्ज़ाम फेस कर रहे होंगे स्कूल में, कॉलेज में, ये आपको कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स। क्योंकि स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सप्लिसिट डेटा टाइप नहीं है, इसलिए उनको हैंडल करने के लिए ये एक स्पेशल कैरेक्टर, जिसे हम नल कैरेक्टर बोलते हैं, ये सी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये भी आप देख सकते हैं बैकस्लैश ज़ीरो के साथ, जो कि हम देखें तो 2 सिंबल्स हैं, बट ये एक सिंगल कैरेक्टर ही एक सिंगल कैरेक्टर का ही मेमोरी लेता है, अगर आप इसको सी में अगर बात करें, जब हम इसको स्टोर करते हैं तो। देन गाइज, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कमेंट्स इन सी। तो ये गाइज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसके बारे में अगर आपको आइडिया हो तो अच्छी चीज़ है कि कमेंट्स आर यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके कोड क्या कर रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइन बाय लाइन कि इस लाइन में क्या हुआ है, इस ब्लॉक में क्या हुआ है, ये जो मेरा फंक्शन है ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, क्या इनपुट ले रहा है, इस टाइप का। एंड सेकंड पॉइंट है, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड। जैसे कि अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम करेंगे, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर आपके कोड के में डॉक्यूमेंटिंग नहीं है, तो अब दैट मीन्स आप स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं कोडिंग के। सी में या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आप इनलाइन कहीं पे भी लिख सकते हैं। आपको डबल स्लैश लगाने के बाद आपका कमेंट टाइप कर दीजिए, कंपाइलर डबल स्लैश के बाद की चीज़ को इग्नोर कर देता है एंड उसको आउटपुट कैलकुलेट करते टाइम या फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम कंसिडर नहीं करता है। वो सिर्फ जो यूज़र आके कोड पढ़ रहा है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ही यूज़ होता है। सिमिलरली अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है, देन आपको ये सिंटेक्स होता है, आपको स्लैश स्टार एंड स्लैश सॉरी स्टार स्लैश के साथ आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बीच में आप जितनी भी लाइनें लिख देंगे, वो आपकी कमेंट कंसिडर होंगी। उसके बीच में अगर आपने कोड लिख दिया, तो वो कोड आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो गाइज़, हम इसका अभी आपको ट्यूटोरियल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल में हम इसको कैसे कर सकते हैं। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में प्रोग्राम देखा था, मैंने उसी में कुछ-कुछ चीज़ें आपको ऐड कर दी हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मैंने आपको आपको दिखाया था कि क्या ऑपरेटर कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है दूसरे वेरिएबल के साथ। सो गाइज़, हम इनका प्रैक्टिकल यहाँ पे चेक करेंगे। मैं अपना पुराना ही प्रोग्राम यहाँ पे वापस खोल लेता हूँ, जो कि हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था। हमने यहाँ पे अगर आप देखें, तो हमने बहुत सारे बिटवाइज़ ऑपरेटर्स चेक किए थे एंड हमने देखा था कि जो भी हमने यहाँ पे कमेंट पास किया हुआ है, वो कैसे प्रिंट हुआ था। अब गाइज़, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डबल कोट्स हैं, ये एक्चुअली कंपाइलर के लिए पास किया जाता है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है, आप उसको
एज ए स्ट्रिंग रीड कर लीजिए, एंड स्ट्रिंग के अंदर हमने देखिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको बताया हुआ है, एंड देन हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस भी यूज की हुई है। सो गाइज, जब हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि आपको बैकस्लैश एन लेना है, तो आप देखेंगे कि जब भी हम नया लाइन प्रिंट कर रहे हैं वो उसको नया लाइन में प्रिंट करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो करंट लाइन को प्रिंट करने के लास्ट में आपकी लाइन को ब्रेक करके नया लाइन ओपन कर देता है। इसलिए जब भी आपका नेक्स्ट आउटपुट आ रहा है वो आपका नया लाइन में आ रहा है। हम इसको निकाल के देख सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको निकालूँ यहाँ से, तो इसको मैं वापस रन करता हूँ। आप देखिए, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर मेरा एक ही लाइन में आ गया है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए वापस रिवर्ट मार देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे जो मैंने ए एंड बी प्रिंट करवाया था, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेटर है मेरा, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मुझे इसको अगर सिंगल कोट्स के अंदर हाईलाइट करना है, तो मैं अगर डायरेक्ट ऐसे सिंगल कोट्स यहाँ पे लिख दूंगा एंड इसको रन करूंगा, तो आप देखें कि ये सिंगल कोट्स तो मेरे काम कर जाते हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखना है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे आके चेक करते हैं। गाइस ये देखिए, अभी कंपाइलर आपका यहाँ पे फेल हो गया है, तो मैं इसे कैसे डबल कोट्स में डालूं? तो गाइस इसके लिए आपको कुछ नहीं है, हमने आपको बताया है, आपको एस्केप सीक्वेंस का यूज करना है, जिसके लिए आपको बैक स्लैश लगाना है। आप जिस ऑपरेटर जो ऑपरेटर सी कंपाइलर को नोन है एंड उसको वो आपको नॉर्मली यूज करने नहीं देता है, उसके आगे अगर आप बैक स्लैश लगा देंगे एंड इस प्रोग्राम को अभी आप रन करेंगे, तो आप देखिए आपने डबल कोट्स भी प्रिंट करवा लिए हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था विदाउट एस्केप सीक्वेंस। तो ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस आपकी डिफाइंड हैं सी के कंपाइलर में, आप इनको यूज करके अपना प्रोग्राम का आउटपुट को अच्छे फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हमने देखिए यहाँ पे यूज किए हुए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी गाइस। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी यूज किया हुआ है। परसेंटेज डी मतलब मेरा इंटीजर प्रिंट करना है। इंटीजर मुझे प्रिंट करना है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एलडी भी डाल दूंगा जो कि मेरा लॉन्ग इंटीजर प्रिंट करवाता है, तब भी गाइस कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग जो है वो ज़्यादा मेमोरी स्टोर करता है एज कम्पेयर टू इंट। लेकिन अगर मेरी कोई लॉन्ग वैल्यू होती एंड मैं उसको इंटीजर में प्रिंट करवाता, तो फिर वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो जाता। अभी गाइज हम इसको देखते हैं कि अगर मैं इसको करेक्टर में, तो गाइज यहाँ पे ये जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हैं, इसको इसकी वैल्यू हम जो ये कॉमा के बाद देते हैं, कंपाइलर इसको रिजॉल्व करके यहाँ पे डाल देता है, जो भी हम परसेंट मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करते हैं। यही हमारा सी का फॉर्मेट होता है। तो जब मैं इसको रन करूंगा अभी गाइज, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आउटपुट दिखेगा। यस, आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीजर है इसको वो कैरेक्टर कंसिडर नहीं कर पा रहा है, जो कि सही बात भी है। तो इसलिए गाइज यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ताकि आपका प्रोग्राम कहीं कुछ गलती ना करे। तो आप एक्सप्लिसिटली अपने इसको समझाइए कि आपको ये चीज़ प्रिंट करनी है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में ले दूंगा, अगर मैं देखिए इंटीजर को जब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो इसने मेरा सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया, मतलब ये इसने हैंडल कर लिया है इसको प्रॉपरली पहले ही। एंड अगर जब मैंने इसमें यहाँ पे आपको पता है, जब मैंने सी दिया था तो इसने क्या किया था, अब मैं यहाँ पे एफ दे के आपको दिखाता हूँ गाइस। तो एफ दे के भी देखिए गाइस, इसने क्या किया, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि इनवैलिड हो गया है हमारे लिए। ओके गाइस, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, देन हमारे एस्केप सीक्वेंसेस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कमेंट्स भी प्री डिफाइंड कमेंट्स हैं जब मैं इस कंपाइलर को यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब आप नया कंपाइलर लोड करते हैं, जैसे कि मैं अगर इसको नए टैब में फिर से ओपन करता हूँ, आप देखेंगे इसने मुझे कुछ बेसिक सा फॉर्मेट पहले ही बना के दे दिया है एंड मुझे बोला है कि राइट सी कोड हियर, मतलब आप आपका कोड यहाँ लिखें। तो ये देखिए इन्होंने कितना यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाया है, सिर्फ एक कमेंट पास करके कि आप आपका सी का प्रोग्राम यहाँ लिख सकते हैं। सो गाइज इसलिए सी में सॉरी सिर्फ सी में ही नहीं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एंड इसलिए क्योंकि ये जो कमेंट्स होते हैं, इन्हें हम डॉक्यूमेंटेशन करने का भी यूज़ करते हैं एंड सामने वाले यूज़र को, जो हमारा डेवलपर है जो कि प्रोग्राम में कुछ चेंज करने के लिए आया है, नया कुछ ऐड करने के लिए आया है, उसको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए हमारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अच्छी लगी होगी। सो गाइज इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।